This is first January session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is the nature of dissent in Indian judiciary. The second issue is related to Conference of Parties 29, and the third issue is related to a recent report related to religious hostilities in various countries. And the fourth issue is related to our former Prime Minister's mandated memorials. So let's discuss all the issues in detail. In this article, we will discuss about the nature of dissent in judiciary. We will compare here US judiciary and Indian judiciary related to this article. What is issue? Dissents in Indian Supreme Court are as powerful as the US Supreme Court, but their reasons differ. डिसेंट जिस तरह से यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावरफुल है, उसी तरह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस के अंदर कुछ इश्यूज पर डिसेंट देखा जा सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट को स्कोटस बोला जाता है। डिसेंट इज एन इम्पोर्टेंट फेसेस ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट फेसेट के रूप में डिसेंट का अपना एक रोल होता है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिसेंट इन जुडिशरी? यूएस और इंडिया के अंदर जुडिशरी में डिसेंट के क्या क्या बेसिस हैं? The dissents of Scotus are largely based on the political inclination of judges who are direct appointees of the president confirmed by the Senate. यूएस के अंदर जितने भी डिसेंटफुल इंसिडेंट होंगे वो वहाँ पर जजेस के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से होते हैं, बिकॉज वहाँ पर जजेज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और सीनेट के द्वारा उसको कंफर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन जुडिशियल डिसेंट्स वरीड फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशल टू प्योरली इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट। इंडियन जुडिशरी के अंदर जितने भी डिसेंट्स इंसिडेंट मिलते हैं वो पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है एंड इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। पॉलिटिकल डिसेंट, unlike the US, Indian judges are not appointees of the ruling party and are selected through a collegium of senior judges. यूएस से डिफरेंट इंडिया के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट रूलिंग पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता है। सीनियर मोस्ट जजेस जो कि कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं उनके थ्रू इंडिया में जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। Their decisions do not have a similar political undertone and may or may not associate with the view of the ruling party that was in power when they were appointed. इंडिया में जजेज जिस पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के ड्यूरिंग अपॉइंट किए गए थे उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जज उस पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, बल्कि जजेस का यहाँ पर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उतना नहीं है जितना कि यूएस के अंदर जजेस का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है। डिसेंट विच इज सोशल, सोशल डिसेंट किस तरह से शो हो सकता है जजेस के अंदर? A dissent could also reflect a different social understanding or implications of a legal issue. किसी भी लीगल इशू पर अगर किसी जज का डिसेंट शो हो रहा है तो वो डिफरेंट सोशल अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीकेशन रिफ्लेक्ट कर सकता है। In Saira Bano 2017, the Supreme Court dealt with the constitutionality of the triple talaq as a form of divorce among the Sunnis in Islam. 2017 में सायरा बानो केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट था, स्पेशली ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, बिकॉज ट्रिपल तलाक की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। इस जजमेंट में कुछ जजेज ने डिसेंटमेंट शो किया था जबकि कुछ इसके फेवर में थे। जस्टिस जे स्केयर एंड अब्दुल नाजिर डिसेंटेड विद द मेजोरिटी which struck down triple talaq for violating the rights of life of Muslim women. जस्टिस केयर एंड अब्दुल नजीर ये ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाले मेजोरिटी के अगेंस्ट थे, बिकॉज इनका मानना था कि ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम्स का एक स्पिरिचुअल मैटर है, इसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा टू जजेस का यहाँ पर मानना था। The two judges reasoned that the triple talaq was an integral part of the Sunni personal law and not violative of constitutional rights. इन दो जजेस का मानना था कि ट्रिपल तलाक जो है वो सुन्नी पर्सनल लॉ का एक इंटीग्रल पार्ट है
और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए वायलेटिव नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्रिटिक, a dissent could also be plainly intellectual, like that of Justice B.V. Nagarthana in Lalta Prasad Varis 2024 The Industrial Alcohol Case। डिसेंट इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, जिस तरह से 2024 में इंडस्ट्रियल एल्कोहल केस से रिलेटेड जजमेंट आया था। और ये जो जजमेंट था ये जस्टिस बी वी नागार्थना इन लालता प्रसाद वारिस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये केस था। हेयर 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड वेदर स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव competence टू टैक्स इंडस्ट्रियल एल्कोहल और डज ओनली द सेंटर हैव द ऑथोरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल एल्कोहल केस से रिलेटेड अपना जजमेंट दिया था और जजमेंट में 9 जज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर प्रिसाइडिंग किया था और इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल से रिलेटेड स्टेट की क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, क्या वो टैक्स इम्पोज कर सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रियल एल्कोहल पर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जजमेंट यहाँ पर दिया था। Disagreeing with 8 judges, Justice Nagarthana said that states could not tax industrial alcohol। 9 जज में से 8 जज का जो जजमेंट था वो ये था कि स्टेट अपना टैक्स इंडस्ट्रियल एल्कोहल पर इम्पोज कर सकते हैं, बट जस्टिस नागार्थना ने कहा कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल पर स्टेट्स टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। ये इंटेलेक्चुअल क्रिटिक का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। What are climate change issues and challenges? In this article, we will discuss about COP29, climate change and related issues and challenges. This article is important for GS paper 3, for prelims, for mains. Why in news? The 29th edition of Conference of Parties, the most important of the UN's climate conference, was held in November. Take a collective step forward in addressing rising carbon emissions. लास्ट ईयर नवंबर मंथ में यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 का 29th एडिशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि कार्बन एमिशंस जो राइज हो रहा है इसको एड्रेस करने के लिए एक कलेक्टिव स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ COP29? COP29 का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 1, डिमांड टू इंक्रीज फाइनेंस टू मीट एमिशन टारगेट। एमिशन टारगेट को मीट करने के लिए फाइनेंस को इंक्रीज करने की यहाँ पर डिमांड रखी गई। नंबर 2, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस पर NCQG यहाँ पर फिक्स किया गया। शार्प स्प्लिट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बिटवीन शार्प स्प्लिट देखा गया। नंबर 1, डिमांड टू इंक्रीज फाइनेंस टू मीट एमिशन टारगेट। एमिशन टारगेट को मीट करने के लिए फाइनेंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर डिमांड रखी गई। डेवलपिंग कंट्रीज हैड स्टेटेड दैट एट लीस्ट $1 trillion per year फ्रॉम 2025-35 वुड बी नेसेसरी टू मीट एमिशन टारगेट। डेवलपिंग कंट्री ने यह स्टेट किया है कि एमिशन टारगेट को मीट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को 2025 से 35 तक के लिए एवरी ईयर $1 trillion इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। टू दिस एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोबिलाइज्ड एंड ट्रांसफर्ड $115 billion इन 2021-22। 2021-22 में डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अबाउट $150 billion अभी तक ट्रांसफर किए हैं। नंबर 2, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। It refers to the money that will be given to developing country by developed countries to meet their goals to transition away from the use of fossil fuel and curb greenhouse gas emissions। NCQG क्या है? NCQG एक मनी है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा दी जाती है सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप को फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कर्ब कर सकें। Sharp split between developed and developing countries. The talk in Baku were expected to conclusively agree upon the increased climate fund, but a sharp split between developed and developing countries on the quantum and NCQG। बाकू के अंदर COP29 का जो समिट हुआ था ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसमें क्लाइमेट फंड को इंक्रीज किया गया और कंक्लूसिवली एग्रीमेंट इसमें
ले जाएंगे, बट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर NCQG को लेकर यहाँ पर शार्प स्प्लिट देखा गया। What do developing countries want? डेवलपिंग कंट्रीज क्या चाहते हैं? नंबर वन, डेवलप्ड कंट्रीज शुड पे बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इनके लिए पे करें। नंबर टू, डिमांड क्लाइमेट फाइनेंस टू मल्टीपल पर्पज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की इन्होंने डिमांड की। नंबर थ्री, NCQG शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट कंट्रीब्यूशन बाय डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि NCQG के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नंबर फोर, फंड शुड बी इन द फॉर्म ग्रांट और लो कॉस्ट लोन। फंड ग्रांट या फिर लो कॉस्ट लोन की फॉर्म में होना चाहिए। ये सब डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड रहा है। नंबर वन, डेवलप्ड कंट्रीज शुड पे द बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। Nearly all developing countries, including China, India, and its group of 77 countries, some coalitions such as the like-minded developing countries (LMDC), least developing countries (LDC), small island developing countries (SIDS), etc., are largely agreed on developed countries should pay the bulk of climate finance. Nearly all developing countries such as China, India, and G77, and some other groups such as LMDC, LDC, SIDS, all countries का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज को बल्क ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्रीज को पे करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इट इज नेसेसरी एज कार्बन एमिशंस आर इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर। बिकॉज कार्बन एमिशंस ईयर बाई ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें। डिमांड क्लाइमेट फाइनेंस टू मल्टीपल पर्पज। Developing countries should be provided fund to help countries meet their nationally determined contribution as well as to address existing threat of climate change and make good for climate damage already have. डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इनके लिए मल्टीपर्पज फाइनेंस क्लाइमेट फाइनेंस के लिए यहाँ पर उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जाना चाहिए। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC को मीट करने के लिए इन्हें फाइनेंस की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्जिस्टिंग थ्रेट को एड्रेस करने के लिए एंड क्लाइमेट डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका है उसको गुड करने के लिए इन्हें फाइनेंस चाहिए, और इस फाइनेंस के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को आगे आना चाहिए। The NDCs are targeted voluntary plans by all countries to reduce carbon emissions by certain quantities until 2030. NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कंट्रीज के द्वारा वॉलेंट्री प्लान या टारगेट है जिन्हें स्पेशली कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कंट्रीज के द्वारा वॉलेंट्री प्लान या टारगेट है 2030 तक के लिए। नंबर थ्री, NCQG should also reflect contributions by the developed countries on the basis of their historical contribution to existing carbon concentration in the atmosphere as well as their per capita GDP. डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि जिन कंट्रीज ने हिस्टोरिकली कार्बन एमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन NCQG में जो इनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज ने हिस्टोरिकली डेवलपिंग कंट्रीज के कंपेयर में कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा किए हैं। फंड शुड बी इन द फॉर्म ग्रांट और लो कॉस्ट लोन। मेजर डिमांड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड of ensuring most of the money is in the form of grants or low cost loan remains unmet. डेवलपिंग कंट्रीज का जो मेजर डिमांड रहा है वो ये रहा है कि इन कंट्रीज के लिए फाइनेंसिंग ग्रांट की फॉर्म में या लो कॉस्ट लोन की फॉर्म में किया जाना चाहिए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। व्हाट इज द डेवलप्ड वर्ल्ड से? डेवलप्ड वर्ल्ड का क्या कहना है? नंबर वन, अनरीजनेबली हाई डिमांड। नंबर टू, ऑल कंट्रीज शुड कलेक्टिवली वर्क। ऑल कंट्रीज को कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए। नंबर थ्री, प्रोमिस टू रेज ओनली $250 to $300 बिलियन पर ईयर। डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ पर ईयर $250 से $300 बिलियन का यहाँ पर फाइनेंसिंग करने का प्रोमिस किया है। नंबर ऑफ फाइनेंस थ्रू वैरायटी ऑफ रिसोर्स के थ्रू फाइनेंस करने का इन्होंने प्रोमिस किया है। Unreasonably high demand. Developed countries led by European Union. So these demands by developing countries are unreasonably high. Developing countries
जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लीड की जा रही है। इनका कहना है कि जो डिमांड्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज का, ये अनरीजनेबली हाई डिमांड्स हैं। Now, all countries should collectively work. They said all countries should collectively work to reach climate finance to $1.3 trillion per year by 2035. डेवलप्ड कंट्रीज का कहना है कि ऑल कंट्रीज को कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए और 2035 तक पर ईयर $1.3 ट्रिलियन का कलेक्शन सभी कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर करना चाहिए. Promise to reach only $250 to $300 billion per year. Developed countries agreeing that they must take the lead. They have only set a goal of $250 to $300 billion by 2035 per year. डेवलप्ड कंट्रीज ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि 2035 तक के लिए पर ईयर $250 to $300 बिलियन तक का वो फाइनेंस सेट कर सकते हैं. Finance through variety of sources. Goal of $250 to $300 billion would consist of a variety of sources, including public and private, bilateral and multilateral and alternative sources. 250 to $300 billion का जो ये प्रोमिस किया है डेवलप्ड कंट्रीज ने, इसके लिए वैरायटी ऑफ सोर्सेस यहाँ पर इन्होंने प्रोविजन किया है, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट के थ्रू फाइनेंसिंग इसको किया जाएगा, बायलैटरल मल्टीलैटरल के थ्रू इसको फाइनेंसिंग किया जाएगा, अल्टरनेटिव सोर्सेज के थ्रू इस अमाउंट को फाइनेंसिंग किया जाएगा. हैव एनी कॉन्क्रीट एग्रीमेंट बीन मेड इन COP29? क्या इस COP29 समिट के अंदर कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट और कार्बन मार्केट सुपरवाइज्ड बाय द UN. कार्बन मार्केट से रिलेटेड एग्रीमेंट सुपरवाइज की जाती हैं UN के द्वारा. कार्बन मार्केट वुड अलाउ कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स सर्टिफाइड रिडक्शंस ऑफ कार्बन एमिशंस अमंग देमसेल्फ. कार्बन मार्केट कंट्रीज के लिए कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करने के अलाउ करेगा. इस तरह से COP29 के अंदर जो कॉन्क्रीट एग्रीमेंट हुआ है वो कार्बन मार्केट से रिलेटेड हुआ है. इंडिया हैज बीन डिस्कसिंग बायलैटरल डील टू ट्रेड कार्बन विद सेवरल कंट्रीज. इंडिया सेवरल कंट्रीज के साथ कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड बायलैटरल डील कर रहा है. एन एग्रीमेंट सच एज द वन इन बाकू कुड बी अ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेट इंडियाज ओन कार्बन ट्रेडिंग मार्केट. इंडिया के ओन कार्बन ट्रेडिंग मार्केट को एक्टिवेट करने के लिए बाकू का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कार्बन मार्केट से रिलेटेड जो नेगोशिएशंस किए गए हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए. While there is criticism among environmentalist group that enough discussion did not take place to facilitate climate finance. कुछ environmental critics या environmental groups ने क्रिटिक किया है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लाइमेट फाइनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए एनफ डिस्कशंस नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे. दीज आर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 1, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द करेक्ट आंसर है डी. डी करेक्ट नहीं है, A, B, C करेक्ट है. 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था. पॉइंट A, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल. द स्टेटमेंट इज ट्रू. स्टेटमेंट B, कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज टू ग्रुप और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस बिलो दियर एमिशन कोटा. दिस स्टेटमेंट इज राइट. Option C, the goal of carbon credit system is to limit the increase of carbon dioxide emission. This is also right. Option D, carbon credits are traded at a price fixed from time to time by the United Nations Environment Program. This is wrong because carbon credits price are not fixed by United Nations Environment Program. These are fixed by every country. क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन. 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था. सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है? द करेक्ट आंसर इज A, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर. किसी पर्टिकुलर ईयर में 1 टन CO2 एमिशंस के लिए जो लॉन्ग टर्म डैमेज किया गया है उसको सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था. स्टेटमेंट 1, 2, 3 स्टेटमेंट 1 एंड 2 यहाँ पर दिया हुआ है. कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. दिस स्टेटमेंट इज राइट. स्टेटमेंट 2, कार्बन मार्केट ट्रांसफर्स रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट. दिस स्टेटमेंट ऑल्सो राइट. बट
Statement second is not correct explanation of statement one. So correct answer is B. This is question which was asking in मेंस एग्जामिनेशन 2014 में क्वेश्चन आया था. Should the pursuit of carbon credit and clean development mechanism set up under UNFCCC be maintained even though there has been a massive slide in the value of a carbon credit? Discuss with respect to India's energy needs for economic growth. 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था. Recently, Pew Research Center has released its religious hostility report. So, in this article, we will discuss about key findings of Pew Research Center. India among 25 nations with high religious restrictions. India 25 nations में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा religious restrictions शो होते हैं. Why news? In an index measuring religious-related hostility for 2022, India scored the highest among 198 nations, according to a report recently published by the Pew Research Center. Recently, Pew Research Center के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें 2022 में रिलीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटी से रिलेटेड इंडेक्स यहाँ पर शो किया गया है और अबाउट 198 कंट्रीज का यहाँ पर कंपेयर किया गया किस कंट्री के अंदर कितना रिलीजियस हॉस्टिलिटी है. की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट. इस रिपोर्ट से रिलेटेड की पॉइंट्स क्या क्या है. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स GRI. द रिपोर्ट असिस्ट कंट्रीज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजन यूजिंग अ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स GRI. ये रिपोर्ट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजन को GRI के थ्रू असेस करता है. GRI मीन्स गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स. The GRI measures law, policies and actions that regulate or limit religious belief and practices. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के लॉ, पॉलिसीज एंड एक्शंस जो किसी भी रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस को लिमिट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इनिशिएट करता है, उससे रिलेटेड इशूज को GRI के थ्रू यहाँ पर मेजर किया जाता है. इट मीन्स किसी भी कंट्री के अंदर पीपल के रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए अगर लॉ, पॉलिसी एंड एक्शंस लिए जाते हैं तो GRI के थ्रू इन्हें मेजर किया जाता है. दीज इंक्लूड पॉलिसीज बैनिंग पर्टिकुलर बिलीफ और प्रैक्टिसेस इन unequal granting of benefits to certain religious group and bureaucratic rules requiring religious group to register to access benefit. रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस को लिमिट करने के लिए लॉ, पॉलिसीज एंड एक्शंस के तौर पर बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर टेकिंग किए जा सकते हैं. सच एज पर्टिकुलर बिलीफ और प्रैक्टिसेस को बैन करने के लिए पॉलिसीज गवर्नमेंट बना सकती है. सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स को बेनिफिट करने के लिए अनइक्वल ग्रांटिंग किया जा सकता है. और इस सारे इशूज को GRI के अंदर मेजर किया जाता है. India had a high GRI score of 6.4 out of 10 in 2022. Scores above 6.6 are classified as very high. 2022 में आउट ऑफ 10 6.4 आउट ऑफ 10 इंडिया का स्कोर रहा है और वेरी हाई 6.6 से अगर अबव है स्कोर तो इसको वेरी हाई में काउंट किया जाता है. इट मीन्स वहाँ पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस वेरी हाई हैं. सोशल हॉस्टिलिटीज इंडेक्स SHI. A higher score on the social hostilities index indicate a greater level of religion-related harassment, mob violence, terrorism, militant activity, and conflicts over religious convergence of the use of religious symbols and attire. SHI सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स भी इस रिपोर्ट के अंदर शो किया गया है. सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स शो करता है कि रिलीजन रिलेटेड हरासमेंट कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. अगर सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स बहुत हाई है तो उस कंट्री के अंदर रिलीजन रिलेटेड हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, मोब वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेररिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मिलिटेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रही है एंड रिलीजियस कन्वर्जेंस से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स उस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. इंडिया स्कोर्ड 9.3 ऑन स्केल ऑफ 10 ऑन द SHI सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स का. अगर इंडिया के साथ देखा जाए तो 10 पॉइंट्स में से इंडिया को 9.3 पॉइंट्स यहाँ पर मिला है जो कि सबसे ज़्यादा है, वेरी हाई कैटेगरी में आता है. इट मीन सोशल हॉस्टिलिटीज के कंपेयर में इंडिया 198 कंट्रीज में टॉप पर है. स्कोर्स अबव 7.2 आर कंसिडर्ड वेरी हाई. ये स्कोर अगर 7.2 से ज़्यादा है तो वेरी हाई
सोशल हॉस्टिलिटीज उस कंट्री के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर 9.3 स्कोर है। चार्ट 1, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंडेक्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके लिए, एंड वर्टिकल एक्सिस सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स के लिए है। स्कोर ऑफ 198 कंट्रीज फॉर द ईयर 2022 में 198 कंट्रीज का यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है। द हायर कंट्री ऑन द चार्ट द मोर द रीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटी बाय नॉन गवर्नमेंट प्लेयर्स। जो कंट्री यहाँ पर हायर शो हो रहा है उस कंट्री के अंदर रिलीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर टॉप पर है। इट मीन्स इंडिया के अंदर सोशल हॉस्टिलिटीज सबसे ज़्यादा है। और बात अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस की जाए तो यहाँ पर इजिप्ट, ईरान और अल्जीरिया और चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा है। चार्ट दो, शेयर द नंबर ऑफ कंट्रीज इन बोल्ड विद हाई और वेरी हाई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस स्कोर ओवर द ईयर्स। 2022 और 2007 के बीच का ये डाटा है। वर्ल्ड के अबाउट 198 कंट्रीज में हाई और वेरी हाई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस वाले कंट्रीज कितने रहे हैं। 2022 में हम देख सकते हैं अबाउट 59 कंट्रीज ऐसे थे जहां पर हाई और वेरी हाई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे। और हम देख सकते हैं कि 2022 में वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज में हाई और वेरी हाई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं। उससे पहले 2021, 55, 57, 57, 56, 2007 में 40 कंट्रीज थे जहां पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस वाले कंट्री कम थे। और परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज 2022 में रहा है। चार्ट 3, शेयर ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज विद हाई और वेरी हाई लेवल ऑफ रिलीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटीज ओवर द ईयर्स। हम देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स रिलीजन रिलेटेड हॉस्टिलिटीज किस तरह से इंक्रीज हो रही हैं। बात अगर 2022 की जाए तो यहाँ पर रिलीजियस रिलेटेड हॉस्टिलिटीज 45 कंट्रीज में रहा है। उससे पहले 43 कंट्रीज में, उससे पहले 40, 43, 53, 56, 54। और सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं 2011 में रिलीजियस रिलेटेड हॉस्टिलिटीज 57 कंट्रीज में था। चार्ट 4, द चार्ट शो द नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर देयर वाज गवर्नमेंट हरासमेंट ऑफ रिलीजन ग्रुप एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन वर्शिप। रेड कलर से हम देख सकते हैं कि ये रिलीजियस ग्रुप का किस तरह से गवर्नमेंट हरासमेंट किया गया है। 2022 में अबाउट 186 नेशंस ऐसे रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रिलीजियस ग्रुप्स का हरासमेंट किया गया है। रिलीजियस वर्शिप में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ब्लू कलर के द्वारा शो किया गया है। 2022 में यहाँ पर अबाउट 170 कंट्रीज ऐसे रहे हैं जहाँ पर वर्शिप में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किया गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है डाटा। आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैंडेटेड मेमोरियल्स, व्हाट इज इशू। Former PM Manmohan Singh passed away on December 26 and was cremated at the Nigambod Ghat in central Delhi, a first for any former PM. दिसंबर 2026 को फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह पास अवे हो जाते हैं, जहां जिनका क्रिमिनेशन निगमबोध घाट सेंट्रल दिल्ली में किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को निगमबोध घाट पर क्रिमेटेड किया गया। It is said that it was an insult that a separate place was not allocated by the government for the funeral. People demanded that a memorial be built at the designated place where the cremation took place. पीपल के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के क्रिमेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेपरेट प्लेस एलोकेट नहीं किया गया, ये उनका एक इंसल्ट किया गया है और कंट्री का भी इसमें इंसल्ट है। और पीपल डिमांड कर रहे थे कि जिस प्लेस पर क्रिमेशन किया गया उसी प्लेस पर उनका मेमोरियल बिल्ट होना चाहिए। इज देयर अ रूल रिलेटेड टू मेमोरियल, या मेमोरियल से रिलेटेड क्या कोई रूल है इंडिया के अंदर। While guidelines exist for state funeral, there is no specific rule or government order regarding allocation of space for memorials for former PMs. स्टेट लेवल पर अगर फ्यूनरल्स किया जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस हैं, बट गवर्नमेंट
ऑर्डर या फिर स्पेसिफिक रूल नहीं है, स्पेशली मेमोरियल के स्पेस को एलोकेशन करने से रिलेटेड कोई रूल नहीं है। इट मीन्स स्टेट फ्यूनरल से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, बट फॉर्मर पीएम के लिए मेमोरियल बिल्ड करने के लिए स्पेस एलोकेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का गवर्नमेंट रूल नहीं है। The convention is that former PMs have been cremated at designated places, and in this case there is a departure. They cremated at a place where anybody can be cremated, even a common man. कॉन्वेंशन ये रहा है कि फॉर्मर पीएम्स का जो क्रिमेशन किया जाता रहा है वो डेजिग्नेटेड प्लेस पर होता रहा है, बट फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह का जो क्रिमेशन किया गया है ये एक डिपार्चर रहा है, और इन्हें एक ऐसे प्लेस पर क्रिमेटेड किया गया है जहाँ पर कॉमन मैन का क्रिमेशन किया जाता है। In our country, though everyone is equal before the law in society, a former PM has a status, and especially a person like Manmohan Singh, who was also globally respected. हमारे कंट्री के अंदर एवरीवन इक्वल है बिफोर द लॉ सोसाइटी में, बट फॉर्मर पीएम का जो स्टेटस, मनमोहन सिंह का जो स्टेटस था वो ग्लोबली रिस्पेक्टेड स्टेटस था, और पब्लिक ने डिमांड किया कि उन्हें एक डेजिग्नेटेड प्लेस उनके लिए दिया जाना चाहिए। व्हाट हैज बीन द ट्रेंड इन पास्ट में इससे रिलेटेड क्या ट्रेंड्स रहे हैं? पास्ट में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स का क्रिमिनेशन किस किस प्लेस पर किया जाता रहा है? एक्सेप्ट पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑल अदर फॉर्मर पीएम्स हैव मेमोरियल्स डेडिकेटेड टू देम, मेजॉरिटी इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पीएम विश्वनाथ प्रसाद सिंह को छोड़कर ऑल अदर फॉर्मर पीएम्स जितने भी इनका मेमोरियल्स बनाया गया है वो दिल्ली या कंट्री का अदर पार्ट में सभी का लगभग मेमोरियल्स बनाया गया है। पीवी नरसिम्हा राव गॉट अ मेमोरियल इन हिज नेम एट एकता स्थल इन दिल्ली इन 2005, 10 years आफ्टर हिज डेथ इन 2004। पीवी नरसिम्हा राव का डेथ 2004 में होता है, 10 ईयर के बाद 2015 में इन्हें एकता स्थल दिल्ली में इनका मेमोरियल यहाँ पर बनाया जाता है। कुछ फॉर्मर पीएम्स का यहाँ पर मेमोरियल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। समाधि ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, चरण सिंह किसान घाट, इंदिरा गांधी मेमोरियल शक्ति स्थल, राजीव गांधी मेमोरियल वीर भूमि, ये कुछ इनका मेमोरियल्स हैं। In 2013, due to paucity of space, government decided that all memorials will be built at स्मृति स्थल। 2013 में प्लेस की लैक की वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऑल मेमोरियल्स अब स्मृति स्थल में बिल्ड किए जाएंगे। हु मेंटेन द मेमोरियल्स? मेमोरियल्स को कौन मेंटेन करता है? मेमोरियल्स ऑफ वेरियस पर्सनैलिटीज आर मेंटेन्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल म्यूनिसिपैलिटीज। मेमोरियल्स को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल म्यूनिसिपैलिटीज की होती है। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज लुकिंग आफ्टर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द समाधि एडजेसेंट टू राजघाट न्यू दिल्ली। राजघाट न्यू दिल्ली के एडजेसेंट जितनी भी समाधिज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू इनका लुकिंग आफ्टर करता रहा है। और साथ में मोरारजी देसाई की जो समाधि है अभय घाट में अहमदाबाद में, और राजीव गांधी मेमोरियल तमिलनाडु में, इनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट लुकिंग आफ्टर करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।